अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 57 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। अगर कोई हाइब्रिड से आना चाहे आज फिजिकल में तो आ जाए, वैसे वहीं पे बेहतर है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 आपको होमवर्क में दी थी, हो गई थी। इससे पहले मैंने आपको ये कहा था कि रेक्टिफिकेशन तो हम सीख चुके हैं, लेकिन अभी 6-7 दिन हमने इस पे लगाने हैं। रेक्टिफिकेशन तो हमें आ गई, ठीक है। आज बैड डाउटफुल डेट जाके कंप्लीट होगा किसी हद तक। फिर एक सवाल पूरा हमने किया है, दूसरे का टाइम नहीं मिला। हालांकि मैं सोच के आया था 2 सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन बस किस्मत की बात है, तो स्लो ही बड़े होते हैं हम। तो 5 एरर ऐसे थे जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते थे। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री और कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि वो एरर जो ट्रायल के फेज से पकड़े जाते हैं वो सस्पेंस को हिट करते हैं, यानी कि सस्पेंस अकाउंट उनकी वजह से आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको जनरल रूल ये बताया था कि जिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो वो सस्पेंस का वजूद, सस्पेंस के वजूद में आने का बायस वो एंट्री बनती है, ठीक है। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया कि एग्जांपल ऑफ एरर विच हैव एन इफेक्ट ऑन द सस्पेंस अकाउंट में एन एंटिटी ऑलरेडी पास इन द एंट्री ऑलरेडी पास इन द बुक्स हुज डेबिट एंड क्रेडिट साइड डू नॉट एग्री। ये तो एक जनरल बात है, इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं। इसके अलावा 6 बातें ऐसी थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि 90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन सस्पेंस वाली वो इसके बाद, ये तो बहुत सारी हो सकती है ना एडजस्टमेंट, उसके अलावा 90% एडजस्टमेंट जो हैं वो तकरीबन सस्पेंस वाली इन्हीं 6 में ही कवर्ड है। जिनमें उन्होंने कहा था कि कोई कास्टिंग एरर हो जाए, कास्टिंग कहते हैं काउंटिंग एरर को, ठीक है। कास्टिंग एरर हो जाए किसी अकाउंट में या किसी डे बुक में, ठीक है। मिसाल के तौर पे कास्टिंग में आपने सेल्स को 100 रुपये की बजाय 110 रिकॉर्ड कर लिया, काउंटिंग की गलती है। अब सही करने के लिए आपने सेल्स 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली थी, सही करने के लिए कम करोगे सेल्स डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस को डाल दोगे। क्लोजिंग बैलेंस एक अकाउंट का ट्रायल में गया ही नहीं। मिसाल के तौर पे अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का अकाउंट बैलेंस था, जो क्रेडिट बैलेंस ट्रायल में क्रेडिट साइड पे नज़र आना था वो उठा के ट्रायल में लिखना भूल गए। अब जब एक क्रेडिट चीज़ नहीं लिखी है तो उसको लिखोगे, क्रेडिट करोगे कंडक्शन को और डेबिट कर दोगे सस्पेंस को। ऐसे ही टोटल एक सफ़े का दूसरे सफ़े पे कैरी फॉरवर्ड करते हुए, ठीक है, आपने गलती कर दी। यानी मिसाल के तौर पे कैश के अकाउंट का एक पेज पे क्लोजिंग आ रहा था 1000 रुपये, आपने जब उसको अगले पेज के ऊपर रिकॉर्ड किया तो 100 लिख गए गलती से, तो एक सिफर कम हो गया, तो 900 रुपये से आपने कैश कैरी फॉरवर्ड अगले पेज पे कम किया। अब 900 से कैश कम है तो सही करने के लिए डेबिट चीज़ कम हुई है, बढ़ा दोगे, डेबिट करोगे कैश को, क्रेडिट कर दोगे सस्पेंस को, ठीक है। ऐसे ही टोटल ऑफ डे बुक लेजर में पोस्ट नहीं किया। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट में, मतलब रॉन्गली राइट कर दिया टी अकाउंट में, ओपनिंग रॉन्गली लिख दिया, ये लिखना ही भूल गए। तो ये गलतियाँ ऐसी हैं जिनको आपने उस इम्पैक्ट को डालना है, दूसरा सस्पेंस को फेंक देना है। इसके अंदर नॉर्मली एडजस्टमेंट तकरीबन कवर हो जाती है, ठीक है। ये बात मद्देनज़र रखते हुए एग्जाम्पल 2 आप लोगों ने घर पे की होगी। एग्जाम्पल 2 के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ट्रायल में डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। अगर नहीं तो सस्पेंस का वजूद आएगा। लेकिन पहले हम करेक्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री थी अ क्रेडिट परचेज ऑफ 10,000। फौरी तौर पे हमने आकर ओरिजिनल एंट्री लिखी, क्रेडिट परचेज है 10,000, तो एंट्री होती है परचेजेज डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट 10,000, ठीक है। हैज़ करेक्टली बीन पोस्टेड इन परचेजेज अकाउंट, परचेजेज में वो करेक्टली पोस्ट कर दी हमने, बट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। डेबिट किया, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं। मैंने तो डिफरेंट वाला भी एग्जाम्पल में करवाया था, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करोगे, जो परचेज डेबिट होनी थी वो तो हो गई, उसको तो कुछ नहीं करना, जो डेबिट होना था वो हो गया, कुछ ना करें, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डालना है, सस्पेंस में। ये वो पहला एरर था कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट ऑफ रॉन्ग एंट्री बराबर नहीं था। उसके अलावा बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वही कास्टिंग एरर हैं, टोटलिंग के एरर्स हैं। क्लोजिंग को ओपनिंग नहीं बनाया, क्लोजिंग को ओपनिंग गलत बना दिया, ये इस तरह की जो गलतियां हैं इनमें ओरिजिनल रॉन्ग कुछ नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह रहे थे जी अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस जो है वो ट्रायल में लिखना भूल गए,
अब इसकी क्या एंट्री होनी थी? कोई एंट्री नहीं होनी थी, लिखना भूल गए थे, तो उसको बस लिखेंगे और सस्पेंस। तो ओरिजिनल रॉन्ग इन एंट्रीज के अंदर नॉर्मली नहीं आता, जो वो 6 एग्जाम्पल्स वहाँ पे आप पढ़ के आए, ठीक है। जैसे सेल अकाउंट हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय 3000, अंडरकास्टेड कम 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 कैलकुलेट हुआ, कम टोटल हुआ, तो 3000 से सेल्स कम है, ठीक है। तो कोई रॉन्ग ओरिजिनल नहीं होनी। रेक्टिफाइंग एंट्री में आके आपने कहा सेल्स 3000 से कम है, सेल्स को बढ़ाना है, सेल की नेचर क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट करोगे 3 से, और दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस को डाल दो। आगे बढ़ते हो, परचेज डे बुक हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय 4500, परचेज कास्टिंग एरर आ गया, ठीक है ना, बस परचेजेस कम अंडरकास्ट हुई हैं, बढ़ाना है, नेचर क्या है परचेजेस की? डेबिट, तो ओरिजिनल रॉन्ग कुछ नहीं, कास्टिंग एरर है, ठीक है। परचेजेस को डेबिट करोगे 4.5 से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट का कैरी डाउन जो था 14,000 का, वो ट्रायल में नहीं लिखा। अब उसकी कौन सी ओरिजिनल एंट्री जो होनी थी नहीं हुई, रॉन्ग कुछ हो गई है? नहीं, बिल्डिंग एक डेबिट नेचर की चीज़ है, डेबिट बैलेंस था क्लोजिंग, वो ट्रायल में डेबिट साइड पे नज़र आना था, नहीं लिखा, तो अब बिल्डिंग लिखो, फिर जो रह गया वो लिखो ना। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, और दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस को डाल दो। क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में नहीं लिखा, क्लोजिंग बैलेंस आगे ले जाते हुए गलत कर दिया, कास्टिंग एरर आ गया, ये सब सस्पेंस को हिट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल रिटर्न डे बुक टोटल ऑफ पेज 6 ऑफ 12 हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एज 15। 12 जाना था, 15 चला गया, सेल्स ज्यादा, सेल रिटर्न ज्यादा। अब देखो, सेल रिटर्न का मुझे नहीं याद रहता, मेरे जैसा नालायक बंदा, तो मैं तो सेल को देख लेता हूं कि सेल जब बढ़नी हो तो क्रेडिट करते हैं, ऐसे ही है ना। तो सेल रिटर्न जब बढ़नी हो तो उसको डेबिट करते हैं। अब देख लेते हैं सेल रिटर्न बढ़ रही है या कम हो रही है। वो कह रहे हैं 12 रुपए था सेल रिटर्न का बैलेंस, वो गलती से 15 ले गए, यानी सेल रिटर्न ज्यादा चली गई है, कम करेंगे। सेल रिटर्न बढ़ने पर डेबिट होती है, तो कम होने पर क्रेडिट। ये छोटी सी चीज लिख लिया करें अपने पास, आसानी हो जाती है, ठीक है। तो सेल रिटर्न बढ़ने पर डेबिट हुई, लेकिन हमने सेल रिटर्न क्या करना है? कम करना है, तो सेल रिटर्न क्रेडिट हो गई 3 से। 3 डिवाइडेड बाय 1000 करो, 1000 में सवाल कर रहा हूं मैं, 0.003, ये समझ आइए भाई, 1000 में सवाल कर रहा था ना सारा, तो ये अब सिर्फ 3 रुपए आ गए, तो क्या हो सकता है, अब 1000 में करें बाकी भी जी। बाकी डेबिट कर दो सस्पेंस को 0.003, 1000 में सवाल कर रहा हूं ना, इसलिए ऐसे कर ली, ठीक है ना, ओके। उसके बाद टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक। अब अगेन परचेज रिटर्न मुझे नहीं पता, मैं तो परचेज को सोचूंगा पहले। परचेज बढ़ने पर क्या होती है? डेबिट, तो परचेज रिटर्न बढ़ने पर क्या होगी? क्रेडिट। अब देखते हैं बढ़ाना है कम करना जी। अच्छा, टोटल अगले सफे पे पोस्ट ही नहीं हुआ, यानी रह गया। अब परचेज रिटर्न नहीं रिकॉर्ड हुई, यूं समझो, तो रिकॉर्ड करना है तो परचेज रिटर्न को बढ़ाना है, परचेज रिटर्न को बढ़ाना है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, कितने से? ये 40 है तो 0.04 बनेगा, ऐसे ही है। और बोलो 1000 में नहीं समझ आ रही तो पूरी फिगर में लिख लो, सवाल खत्म। अब हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो कर ली, अब वो कह रहे हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी करो और सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। अब सस्पेंस अकाउंट बनना है, आप देखें डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, कौन सी साइड हैवियर है? क्रेडिट साइड हैवियर है। अगर बैलेंस करना है तो किस तरफ बैलेंस डालोगे? डेबिट साइड पर। कितना दोनों का डिफरेंस लो? 5.57 होगा ना, फिर ये 5547 बोला आपने, बोलो। अच्छा फिगर यहाँ सही, हाँ यहाँ सही वाला लिख लो 5, ठीक है। आगे जाके 1000 में लिख लेता हूँ क्योंकि सवाल 1000 में किया होगा, ठीक है। ये बैलेंस किस तरफ डालना पड़ेगा आपको? डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड हैवियर है। अब जब आपने लेजर ओपन करना है तो लेजर में इस बैलेंस को किस तरफ लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आप आकर लिख लो एज पर ट्रायल, तो आपकी मर्जी, डेबिट साइड पे लिखना है। नहीं लिखना चाहते आप, मैं तो इसको अनएडजस्टेड कैरी डाउन कहूँगा, तो अनएडजस्टेड
कैरी डाउन कह लो, जो आपका दिल करे। बैलेंस 5.457। अब यहाँ पे मैंने 1000 में लिख दिया, ठीक है, सही है। चलो अब 5.457 ये तो सस्पेंस का बैलेंस है जो ट्रायल में लिखकर हमने बैलेंस किया ट्रायल को, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज के अंदर सस्पेंस डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, ये नजर आ रहा है, लिखते जाओ। सबसे पहले सस्पेंस क्या हुआ, डेबिट। एडजस्टमेंट 1 लिख लो आपकी मर्जी, क्रेडिटर लिख लो आपकी मर्जी। 3 से सस्पेंस डेबिट हुआ, एडजस्टमेंट 2 लिख लो आपकी मर्जी, सेल्स लिख लो आपकी मर्जी, मसला कोई नहीं, दोनों सही है। 4.5 से क्रेडिट हुआ, इसके आगे परचेजेज लिख लो आपकी मर्जी, एडजस्टमेंट नंबर लिख लो आपकी मर्जी। 14 से क्रेडिट डेबिट, इसके अगेंस्ट बिल्डिंग हुआ, ये लिख लो आपकी मर्जी, एडजस्टमेंट नंबर आपकी मर्जी। सस्पेंस 0.003 से, अच्छा डेबिट है, 0.003 से डेबिट और सेल रिटर्न लिख लो। 0.04 से परचेज रिटर्न लिख लो या एडजस्टमेंट नंबर लिख लो। अब इनको टोटल करो दोनों साइड्स को, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, मतलब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, मतलब फिर हमने सही सही रेक्टिफिकेशन की और सस्पेंस का वजूद ही खत्म हो गया, ना कोई डेबिट बैलेंस है इसका, ना क्रेडिट बैलेंस। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सस्पेंस अकाउंट बनवाता है और ये फिगर कहता है निकाल के मुझे बताओ। ऐसी सूरत में क्या होगा, सारे डेबिट्स क्रेडिट्स लिख लोगे और बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही होगी तो वो अनएडजस्टेड कैरी डाउन इधर आ जाएगा, इधर आ रही होगी तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन, ऐसा भी हो सकता है। तो ICAP सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करवा रहा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो करवाता ही है, साथ में वो 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स और भी पूछ रहे हैं। एक ये सस्पेंस अकाउंट बनवा लेता है, बैलेंस देकर नील करवा ले या बैलेंस ना दे आप बनाओ और बैलेंसिंग फिगर निकाल के बता दो कि ट्रायल का डिफरेंस किस तरफ था, ये दोनों हो सकते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के बाद सस्पेंस अकाउंट भी बनवा सकता है। फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज करवाने के बाद प्रॉफिट के ऊपर उनका इंपैक्ट भी ले सकता है। प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है ना, कहीं सेल डेबिट हो रही है, कहीं सेल रिटर्न डेबिट हो रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंस कम हो रहा है, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है ना, ठीक है। तो वो चीज भी करवा रहा है। 2 हो गई रेक्टिफाइंग एंट्रीज के साथ, या तो सस्पेंस बनवा लेगा, सस्पेंस में बैलेंस देकर नील करवाए, या बैलेंस ना दे और कहे कितना बैलेंस था, तो आप ये सारा लिख के बैलेंसिंग फिगर निकाल कर दे दें। ये सवाल कोई ना कोई 1-2 और आएंगे, उनमें देख लेंगे। तो एक तो ये भी पूछता है रेक्टिफाइंग एंट्रीज का। दूसरा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करवा के कल वो सवाल करेंगे, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछ लेता है। तीसरा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज कराने के बाद कहता है करेक्टेड बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट देकर ना गलत वाली, उसे कहता है कि जी सही बना दो। ये 3 तरह के सवाल वो पूछता है, ठीक है। चलें, ये एग्जाम्पल में कोई मसला है तो बताएं। नहीं, अच्छा जी, कल हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात की थी, ठीक है, कि हम डेटर्स, पहली बात, हम क्रेडिट सेल्स क्यों करते हैं, ताकि हमारी सेल्स का वॉल्यूम बढ़ सके। सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस उधार अलाउ करती हैं, लेकिन इसके अंदर एक रिस्क ये आ जाता है कि जो पैसे हम, जो चीज़ें उधार पर बेची हैं, उसके पैसे दिए बगैर लोग भाग जाएं। तो उस खतरे की वजह से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात मानते हुए हमारे जो डेटर्स होते हैं उनके ऊपर हम एक प्रोविजन का रेट लगा के, एक अंदाज़ा लगा के, हम अंदाजे की बुनियाद पे एक एक्सपेक्टेड लॉस, एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंस बुक कर लेते हैं फ्यूचर का आज। जैसे 2018 के अंदर हमने कहा 7000 रिसीवेबल है, 10% पे शक है, तो उस शक को प्रोविजन का क्लोजिंग बनाया और शक की बुनियाद पे 700 रुपये का एक्सपेंस हमने 18 में रिकॉर्ड कर लिया। 19 में गए, 19 में मजीद सेल्स हुई, कैश आए, एक्चुअल बैड डेट्स 300 के राइट ऑफ किए। मैंने कहा था बैड एक्सपेंस का, बैड रिटर्न ऑफ का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बनाओ फिर कैंसिल करो। हमने एंट्री ही बदल ली थी और एंट्री क्या कर दी थी, एक्चुअल बैड डेट्स जो राइट ऑफ होते हैं उनकी एंट्री हम बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट फिर प्रोविजन डेबिट बैड डेट क्रेडिट करने की बजाय हमने कहा कि एंट्री ही क्या कर लिया करो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। एक्चुअल बैड डेट की एंट्री क्या कर लिया करो, प्रोविजन। इस अकाउंट से जान छूट गई, बीच वाले से, इस अकाउंट से जान छूट गई, ठीक है। उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है
वो क्या है, एस्टिमेटेड बैड डेट्स जो प्रोवाइड किए हैं, इस प्रोविजन की एंट्री क्या सिखाई थी आपको, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। ये एक्सपेंस बढ़ने की एंट्री है, ठीक है, यानी चार्ज कर रहे हैं हम एस्टिमेटेड एक्सपेंस को, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर रिवर्सल करना पड़े तो दूसरी एंट्री मैंने कहा था याद करने की जरूरत नहीं, बस इसी का उलट हो जाएगी, ठीक है। प्रोविजन लायबिलिटी नहीं है लेकिन नेचर लायबिलिटी जैसी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा डेटर है। जैसे फिक्स एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी नहीं थी लेकिन नेचर लायबिलिटी जैसी थी, बढ़ने पे क्रेडिट, कम होने पे डेबिट। ऐसे ही ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, लायबिलिटी कहना नहीं है इसको, लेकिन इसकी नेचर लायबिलिटी जैसी है क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है, ठीक है ना। तो फिर इसके बढ़ने पर ये क्रेडिट हुआ करेगा, कम होने पर डेबिट। दूसरा इंपैक्ट बैड डेट एक्सपेंस को डाल देंगे, आसान सी बात, ठीक है, और सही है। अच्छा चले, इसके बाद फिर हमने कल ये बात की थी, मैं कल रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर पे हम बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, पहला साल चलाया, 700 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये 2018 में, ठीक है, और उसके बाद अगला साल बिजनेस क्लोज कर दिया। 700 पर शक था, क्लोजिंग प्रोविजन ओपनिंग बनाई, 700 ही लेकर भागे तो मजीद कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं हुई थी। 700 पे शक था, 300 भागे, नहीं 1000 भाग गए, ठीक है, 700 रुपए नहीं आने थे, शक था, लेकिन 1000 नहीं आए तो मजीद 300 का रेड वाला 19B 19 में हमने 300 का मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। 700 पहले रिकॉर्ड किया तो 300 मजीद कर लिया, टोटल 1000, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो क्या देखा था, 700 पे शक था लेकिन सिर्फ 300 भागे तो 400 का रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अदर इनकम में भी कुछ लोग लिख देते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, जिस जगह पहले ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, 2018 में 700 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, होना चाहिए था सिर्फ 300, 400 का ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था, तो यहीं पर ऑपोजिट साइन के साथ रिवर्सल शो कर दिया, ठीक है। ये तो थी हमारी प्रोविजन की, बैड डेट की और डेटर्स के लेजर्स की थोड़ी सी रिवीजन। इसमें कोई मसला है तो बताएं। अब दो चीजें इसमें अभी भी रह गई थी, एक स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन का कॉन्सेप्ट और दूसरा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का। तो इसको भी 5-7 मिनट के अंदर देखते हैं। एक एग्जांपल, ये सारी क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है, ये क्रेडिट सेल्स है, मैंने पिछली ज़बानी बता दिया था आपको, मैं लिख के बता रहा हूं, ये क्या है, क्रेडिट सेल्स, ओके, ये मैंने बता दिया क्रेडिट सेल्स है, इसलिए क्रेडिट है ना, सारी उधार वाली सेल्स हैं। हमारी एग्जांपल है, हमने 6 लोगों को सेल्स की हैं, हर एक को 100 की सेल की, जरा कैलकुलेशन इजी रहती, मैंने इसलिए ऐसे कर दिया। अच्छा, अब इसमें से ए सिक्योर्ड है, यानी अगर वो भागा भी तो उसकी सिक्योरिटी हमने रखी हुई है, पैसे रिकवर हो जाएंगे, वो चीज बेच के रियलाइज कर लेंगे अपना डेट। बी के बारे में कह रहे हैं कि इसके 80% पे शक है कि नहीं आएगा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन। क्या कहते हैं जी, और बाकी जितने रहते हैं उन पे एक जनरल शक है कि 10% डाउटफुल है, वो जनरल प्रोविजन कहलाती है। अच्छा, अब जनरल प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि सी भी 10 नहीं देगा, 10% का मतलब 10 होता है ना, 100 का 10%, सी भी 10 नहीं देगा, डी भी 10 नहीं देगा, ई भी 10 नहीं देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि टोटल 30 नहीं आना, हो सकता है वो सारे का सारा सी ही ना लेकर आए और बाकी दोनों पैसे दे जाए, सारे का सारा डी डाउटफुल वो बैड हो जाए। तो जनरल पूल होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होती। स्पेसिफिक प्रोविजन सिर्फ किसकी निकाल दी हमने, बी की, एक ए तो ए की तो प्रोविजन बनेगी ही नहीं, उसको तो निकाल देंगे, ये भी साथ मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं ओपनिंग कुछ नहीं था और हमने ये सेल्स की 500 की, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, और कोई कैश इस साल में हमने रिसीव नहीं किया। फिलहाल बैड डेट भी मैंने कोई नहीं किया था, ठीक है, बैड डेट हो जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा इसमें से, और खैर छोड़ो। अब क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, 500, लो ये 500 के डेटर्स पे अभी कल तक हम क्या करते थे, एक रेट लगाते थे और उसको क्लोजिंग प्रोविजन बना लेते थे, लेकिन आज इस 500 के ऊपर प्रोविजन निकालना इतना आसान काम नहीं है। आज स्पेसिफिक प्रोविजन भी है, सिक्योर्ड डेटर्स भी हैं, तो एक कैलकुलेशन किया करेंगे हम क्लोजिंग प्रोविजन निकालने के लिए। उसमें हम क्या किया करेंगे, हम क्लोजिंग डेटर्स पकड़ेंगे सबसे पहले। क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं जी, ये बैलेंस लिखेंगे 500, इसमें से हम कहेंगे जी 100 रुपये तो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड कौन है, ए, तो इसके ऊपर तो कोई
प्रोविजन परसेंटेज लगाकर प्रोविजन नहीं निकालनी, क्योंकि ये सिक्योर्ड है, ये इस पर कोई शक नहीं है, ये पैसे नहीं देगा तो सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी रखी हुई है, उसको बेचेंगे पैसे आ जाएंगे। बाकी कितने रह गए? 400। अब बाकी रूटीन अगर होती, पैसे प्रोविजन ना बताई होती, तो हम 400 के ऊपर लगाते 10% और 40 रुपए की प्रोविजन आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 400 में एक 100 रुपया ऐसा पड़ा है जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली शक है कि उसके 80 नहीं आएंगे, तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक बी की। ऐसा ही है। कितने परसेंट शक है आपको? 80% इज डाउटफुल। ये 20% भी डाउटफुल हो सकता था, फिर 80 आने का की उम्मीद होती और 20 का लेकिन मैंने क्या कहा? 80 डाउटफुल होने का शक है। तो 100 पर कितना शक है? 80%। कितना बना? 80। रिमेनिंग कितना रह गया? 300 बेटा। ये 300 रिमेनिंग डेटर्स हैं। अब इस रिमेनिंग डेटर्स वाले बैलेंस के ऊपर आप जनरल प्रोविजन का रेट लगाएं। और बस ये जो गलती बच्चे करते हैं ना इसके अंदर, वो ये करते हैं कि यहां से 80 माइनस कर जाते हैं। भाई नहीं, इस 400 में बी का 100 पड़ा है, जिस पे हमें कितना शक है? 80 रुपए का। अब बस इस पे ये 80 का ही शक था। अब 400 में से पूरा 100 निकाल दो, इस 100 पे हमें 80 का शक था, बाकी रह गए 300। इन 300 के ऊपर हमें शक है कि 30 नहीं आएंगे। तो प्रोविजन टोटल कितनी बन गई? 110। अब ये क्लोजिंग प्रोविजन निकली है, ओपनिंग तो नील है ना। ये क्लोजिंग प्रोविजन वर्किंग नंबर 1 में हमने निकाली 110 की, और बैड डेट एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, बैलेंसिंग फिगर, वो आ गई 110 रुपए की। और बना दूं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, समझ आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस कितना चला जाएगा? 110 का। ठीक हो गया जी? सही है? डन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये एग्जांपल स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन की। एसी चला दें जरा। कौन सा? ये वाला? ये बैक एंड से ऑफ है, इसको ऑन करा दें, लेकिन कुछ हो ना ऑन करा, ऑफ करा देना, उसी को 23 पे कर लें। अच्छा जी सुने, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो बैड डेट्स राइट ऑफ किए होते हैं या जिनके ऊपर शक होता है, उनसे पैसे रिसीव हो जाते हैं। इसको कहा जाता है रिकवरी ऑफ डेट्स। दो तरह के डेट्स होते हैं। एक वो जो एक्चुअल बैड डेट्स थे, हमने राइट ऑफ कर दिए थे, उनकी एंट्री हमने क्या सीखी थी? प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। इनके डेटर, इसको हमने डेटर अकाउंट में से क्या कर दिया था? क्रेडिट। ठीक है। और जिन पे हमें शक होता है, जिनकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोवाइडेड फॉर जो होते हैं, उनकी एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। यानी जो रिटर्न ऑफ होते हैं उनको डेटर्स में से निकाल देते हैं, और जो प्रोविजन होती है उनको डेटर में से नहीं निकालते, राइट ऑफ नहीं करते। ये दो तरह के डेट्स होते हैं। एक एक्चुअल बैड डेट्स जो राइट ऑफ कर दिए, यानी डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, और दूसरे एस्टिमेटेड हैं जिनकी एंट्री होती है बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। डेटर क्रेडिट नहीं करते। समझ आ रही है? तेज तो नहीं जा रही बात? सही है? अच्छा, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री वो ही रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर वो करने के बाद मैंने ये एंट्री बनाई हुई है, ठीक है ना? वो नीचे दोनों एंट्रीज काटी हुई है। तो डेटर, असल मकसद क्या है? रिटर्न ऑफ में डेटर क्या हो जाता है? क्रेडिट। ठीक है। जबकि प्रोविजन वाले डेटर्स में हम डेटर को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि प्रोविजन को क्रेडिट करते हैं। अभी हमें पक्का नहीं हुआ कि भागेंगे, शक है, इसलिए डेटर्स को राइट ऑफ नहीं किया। ठीक हो गया? अब रिकवरी हो गई, जिसको हमने पिछली बार कुल्हू वाला करके राइट ऑफ करके फेंक दिया था, वो आ गया पैसे लेकर। अब अगर हम इसकी एंट्री कर जाएं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको पहले ही, यहां पे है ही नहीं, यहां से एंट्री दिखा दूं, हमने इसको पहले ही क्या कर दिया था? राइट ऑफ कर दिया था। अब डेटर को एक बार क्रेडिट कर दिया था, जब उससे रिकवरी हो गई तो फिर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट किया, तो ये तो डेटर दो दफा क्रेडिट हो जाएगा, डबल क्रेडिट हो जाएगा। मसला है। ठीक है। तो फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी पहले हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, अब आज जब उसकी रिकवरी हो गई है तो हम उसको बैड डेट रिकवरी इनकम कह देते होते हैं। बैड डेट
रिकवरी इनकम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये अदर इनकम के अंदर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये एंट्री हम कर लेंगे। अगर कोई डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड थे, उनकी रिकवरी हो जाए तो उसकी एंट्री हम करते हैं कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम अदर इनकम में क्रेडिट, ठीक है। ये बात समझ आई। और अगर कोई ऐसे डेटर्स हैं जो प्रीवियसली प्रोवाइड किए थे एज डाउटफुल डेट्स, उनसे पैसे आ जाए, शक था जी नहीं देंगे, ले आए, पैसे ले आए, तो फिर उसकी एंट्री वही होगी जो डेटर से पैसे आने की एंट्री होती है, क्योंकि इनके तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हमने डेटर को क्रेडिट नहीं ना किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल एंट्री हो गई कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब इसको जरा प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में नहीं किया था, वो फिर बाद में एक बच्चा आया सवाल करने, तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने प्रोविजन क्रिएट की थी कि बी 80 रुपये नहीं देगा, ठीक है, ओके। अब अगला साल आता है, मैं सिर्फ प्रोविजन की बात करूंगा, ठीक है ना। अगला साल आता है और अगले साल में हम ओपनिंग प्रोविजन ओपन कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रॉट डाउन 110, ठीक है ना। शक था साल के शुरू में। अब इस साल में क्या हुआ, वो जो 100 रुपया आना था जिसमें 80 पे शक था वो आ गया। बी आया, कहने लगा मैंने सुना आप मुझ पे शक कर रहे हैं, शक ना करें, ये पकड़े 100 रुपये अपना। अब एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर का लेजर मैं नहीं बना रहा, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। और जब प्रोविजन का क्लोजिंग निकालेंगे, यहां पे वर्किंग टू लेट से मैं कह देता हूं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, तो 100 रुपया रिसीव हो गया। बोलो, मैं कहूंगा जी क्लोजिंग डेटर्स में अब कितने रह गए, डेटर का लेजर बनाऊं, डेटर का लेजर भी बना लो, चलो प्रोविजन को नीचे ले आओ फिर। अब ऐसे सही तो ऐसे सही, डेटर पूरी बात फिर अब, और प्रोविजन, अच्छा जी। डेटर का ओपनिंग कितना था 500, ठीक है, और प्रोविजन का ओपनिंग कितना था 110, ऐसा ही है। अब हमें सिर्फ एक उसी जिस पे शक था ना, सिर्फ उसी ने पैसे दिए, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो क्लोजिंग कितना हो गया 400 रह गया। डेटर्स क्लोजिंग कितने रह गए जी 400। बच्चों के जेहन में आता है ना कि जिसकी प्रोविजन क्रिएट की थी वो अब जब वो नहीं रहा तो फिर प्रोविजन के लेजर में उसकी एंट्री क्यों नहीं कर रहे, नहीं करेंगे। मैंने कहा रिकवरी की एंट्री है कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। अब प्रोविजन पे इसका असर कैसे पड़ेगा ये अभी देखते हैं। मैं जब प्रोविजन निकालने लगूंगा तो क्लोजिंग डेटर्स में कितना बैलेंस पड़ा है, क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस है 400, इसमें से 100 तो रिसीव ही हो गया, अब वो डाउटफुल नहीं रहा, अच्छा जी। और उसके बाद सिक्योर्ड वाला अभी भी है, चलो फिर उसको भी माइनस करो, फिर लेस सिक्योर्ड, जो ए था वो सिक्योर्ड था ना, कितना 100, इस पे भी कोई प्रोविजन नहीं लगनी, बाकी रह गए 300, ये रिमेनिंग है। इनके ऊपर जनरल रेट लगेगा 10% और प्रोविजन आएगी 30 क्लोजिंग, और ये 30 यहाँ पर चला जाएगा क्लोजिंग में वर्किंग टू से, और बैलेंसिंग फिगर 80 रुपये इधर आ रही है, देखो बैड डेट एक्सपेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, जो बैलेंसिंग आपने निकाला है वो आज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यानी कि आपने पिछले साल में 110 रुपये का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, ये जिसमें 80 रुपये बी वाला भी था, एस्टीमेट था कि ये पैसे नहीं आएंगे, लेकिन उसने पैसे दे दिए। जब उसने पैसे दे दिए तो हमने एंट्री की कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन प्रोविजन के लेजर में कोई एंट्री नहीं की। हाँ, जब क्लोजिंग प्रोविजन निकालने लगे तो वो प्रोविजन में आया ही नहीं। जब ओपनिंग में था और क्लोजिंग में ना आया, मैंने सिर्फ बाकी चीजें इसलिए जीरो कर दी ताकि समझ आए, बैड डेट भी और नहीं डाला, किसी और से पैसे भी नहीं डाले, सिर्फ इसी को रखा ताकि समझ आ जाए। ओपनिंग 110 के अंदर इस 80 को शक भी था, क्लोजिंग से पहले पहले उसने पैसे ही दे दिए। अब क्लोजिंग में वो शक वाला नहीं है, तो फिर देखो 80 रुपये क्या हो गए, रिवर्स हो गए। पिछले साल हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 110 का, जिसमें ये 80 भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, हमें शक है ये पैसे नहीं देगा, वो आ गया एफ है, जब उसने पैसे ही दे दिए तो क्या अब उस पर शक है नहीं, तो फिर
₹80 का एक्सपेंस क्या हो गया है, रिवर्स हो गया। मुझे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस भी बना के दिखाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल ही कोई नहीं है, चलो ईयर 1 और ईयर 2 ऐसे लिख देता हूँ। ईयर 1 में आपने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था कितना, 110, इसके अंदर 80 बी भी था, 80 के शक था ना, ये बी वाला, ये क्लोजिंग 110 में आया था और ये बैड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर हमें शक है बी से 80 नहीं आने। ईयर 2 आया, बी ने कहा फड़ो पैसे, 100 के 100 दे दिए, जब दे दिए तो क्लोजिंग प्रोविजन में उस शक को हम नहीं लाए, जब नहीं लाए तो ओपनिंग में वो था, क्लोजिंग में नहीं है। अगर सिर्फ इसी 100 की बात करें, 80 की, ओपनिंग में 80 पड़ा था, क्लोजिंग में 0 हो गया, तो प्रोविजन अब रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डेबिट और बैड एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो ₹80 से रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस हो गया। यानी पिछले साल जो 80 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ना इधर, वो आज क्या हो गया, रिवर्स, क्योंकि उससे क्या आ गए, पैसे। लेकिन इस रिकवरी को हमने प्रोविजन में हिट नहीं कराया, सिंपल एंट्री मैंने कहा करोगे डेटर के अकाउंट के अंदर, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है ना जी, बोले। हाँ बेटा, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट ही होती है, क्लोजिंग 30 रखा है, 110 से प्रोविजन कम होके 30 रह गई, तो प्रोविजन कम हुई है, प्रोविजन कम होने की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन डेबिट, लायबिलिटी है जो समझो, लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, तो वही हुआ पड़ा है, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस का क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस की कमी है, एक्सपेंस का रिवर्सल है, वही तो हो रहा है, ठीक है। ये बात मैंने वैसे ही कच्ची लस्सी की तरह बढ़ाई है। वैसे ये जो बात है ना, ये बात ये मैंने पिछली क्लास में नहीं की थी, मुझे लग रहा है कि ये नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा हो गया है, तो फिर ये रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी ना यूट्यूब पे, नहीं ना, वो दूसरी क्लास का और आपका मसला है, मैं ये नहीं कह रहा जो बच्चे नहीं आए उनका मसला है, ये उस क्लास का मसला है, मैं यूट्यूब पे देख उन्हें कह दूंगा कि वो भी सुन लें। अच्छा सुने, ये समझ आ गया, इतना सा पोर्शन ये समझ आ गया जी। 2 चीजें पढ़ाई हैं आपको, पहली चीज स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन क्या होती है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। दूसरा रिकवरी होती है, अगर रिकवरी है बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ से, तो उसकी एंट्री कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, और अगर वो प्रोविजन वाले डेटर से रिकवरी हो तो सिंपल वही जो आज तक डेटर से पैसे आने की एंट्री होती थी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट किया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है कोई, शक्ल तो क्वेश्चन वाली बनी, और कोई क्वेश्चन है, सही है, लें जी पिक ट्यूरे लें। बेचारे के सेब के ऊपर भी चक लगा हुआ है, जिन्होंने इकट्ठी एंट्री नहीं करनी थी उनके लिए इस तरह से, अब जो सिर्फ काम की बात देखना चाहें वो ये है। दूसरी निकम्मी बात, कर लेना बेटा क्लास के बाद जाकर, नहीं मेरी FA2 की एक्स्ट्रा क्लास है, तो इधर से 11 बजे के 11:15 शुरू हो जाती है आपकी क्लास के। जी भाई, क्या ये समझ आती है नीचे वाली कहानी, तो उसी को ही मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने ये कहा था, इधर देखो, मैंने ये कहा था कि आप बैड डेट की एंट्री करो, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट 300 से, फिर इस बैड डेट के अकाउंट को प्रोविजन में उंडेल दो, तो बैड डेट क्रेडिट प्रोविजन डेबिट, तो फिर बैड डेट एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, तो इसको उड़ा ही दो, जान छुड़ाओ, टाइम बचाओ, और एंट्री क्या कर लो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट 300 एक्चुअल बैड डेट से। ये कल बताया तो था, ये देखो एंट्री इसी तरह से करके दिखाई थी।
यूं भी आप कह सकते हो कि प्रोविजन के अकाउंट के अंदर आके ना हम शक वाले डेटर्स और एक्चुअल बैड डेट्स को कंपेयर करते हैं। मैं इधर से समझाता हूं, ये बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखो, शक था 700 भागेंगे, 700 ही भागे, कुछ मजीद रिकॉर्ड ना करो। शक था 700 भागेंगे, 1000 भाग गए, 300 मजीद रिकॉर्ड कर लो। ये एक्चुअल बैड डेट्स, इसीलिए ये एंट्री यहां पे ले आते हैं, समझना आसान है। ठीक है, शक था 700 भागेंगे, 300 भागे सिर्फ, तो 400 का रिवर्सल रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, चलें जी आप सवाल की तरफ। बड़े सुस्त लोग हैं, एक ही सवाल किया उन्होंने पिछली क्लास में 13। हाँ ये मैंने नोट किया, आप उनसे भी ज्यादा सुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्वायरमेंट बी पहले पढ़ लें। अ ट्रायल बैलेंस is merely a proof of arithmetical accuracy. Name the type of errors which a trial balance fails to disclose. Error of omission, commission, principal, original entry, compensating error. 2 नंबर आ गए, सिर्फ लिस्ट करना था। ठीक है, नेम द टाइप्स ऑफ एरर्स, कल पढ़ाए थे ना, तो ये 2 नंबर का, एक दफा नहीं 2-3 दफा ये सवाल उसने पूछा हुआ है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ए, पेज नंबर जी 174 है। प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। 11 नंबर का ये सवाल है। तो 11 इंटू 1.8 करें तो कितना आता है? 20 मिनट में मैंने ये सवाल करना है। मैंने 20 मिनट में सवाल करना है। अगर सिर्फ नोट करें तो 20 मिनट में होगा, समझाना हो तो फिर मुश्किल है। चलें शुरू करते हैं। वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल, ड्राफ्ट के बारे में आपको बताया था। ड्राफ्ट ये IAS 8 में जाकर ना इस्तेमाल होना है। ड्राफ्ट कहते हैं अनऑडिटेड को। ठीक है, ड्राफ्ट कहते हैं अनऑडिटेड। जब आप ऑडिट पढ़ेंगे ना जी, तो उसके अंदर आपको एक बात पढ़ाई जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना ये मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस की जिम्मेदारी, यानी कि कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर सिर्फ आकर चेक करता है और रीज़नेबल एश्योरेंस देता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसे वो ड्राफ्ट कहती हैं और बनाने के बाद ऑडिटर को बुलाती हैं। ठीक है, और ऑडिटर आकर फिर उन्हें चेक करता है और कोई गलतियां हो तो उनको सही करवाता है उनसे, कोई डिस्क्लोजर्स कम हो तो वो डलवाता है। और अगर वो इस बात पे ना माने, 2 नंबरियां करें, तो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है कि जी ये मसले आए हैं हमारी इस ऑडिट के दौरान, ये चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, और वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है, सबसे पहले वही आगे प्रिंटिंग के अंदर आ रही होती है। ठीक है, ओके। तो वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, ये हमारा ईयर एंड है। फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी ऑडिटर ने निकाले एरर्स हैं, हमने खुद निकाले, इससे कता नज़र बस एरर्स हैं। ड्राफ्ट का मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 17 की बन चुकी थी, लेकिन इनमें कुछ एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कंप्यूटर कॉस्टिंग 240, परचेज ऑन रकम सितंबर 17 फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज। आपको तरीका मैं बता चुका हूं कि रेक्टिफाइंग एंट्री आपने मेन पेज के ऊपर लिखना है रिक्वायरमेंट, और ओरिजिनल रॉन्ग को अगले 2 सफ़ों पे। ठीक है, आसान, जैसे ये एडजस्टमेंट आसान है, इसमें ओरिजिनल रॉन्ग ना भी लिखें तो काम चलेगा। नज़र आ रहा है, कंप्यूटर डेबिट होना था, परचेजेस डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए कंप्यूटर डेबिट परचेज क्रेडिट। लेकिन चूंकि आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ तो ये कर ही देता हूँ। ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट। कैश या पेबल पे मसला नहीं है ना, क्योंकि इसकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो कंप्यूटर की और परचेज है, दूसरी चीज़ तो सेम रखनी है हमने वैसे ही। ठीक है, कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट होना था कितने से? 240 से, लेकिन गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया।
ठीक है, तो परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट 240 से। अब सही करने के लिए कंप्यूटर डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें 240। फिर कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। परचेजेस गलत डेबिट हो गया है, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें। अब जब भी एसेट रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट आता है अपने साथ डेप्रीसिएशन को भी लाता है, ठीक है। अब करेक्टिंग एंट्री में कंप्यूटर बढ़ रहा है, डेबिट मतलब बढ़ रहा है, तो डेप्रीसिएशन को भी बढ़ा लेंगे। डेप्रीसिएशन बढ़ाने की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 240 को पकड़ लेंगे। मेथड स्ट्रेट लाइन है, डेप्रीसिएशन रेट 20% गिवन है। ये देखो, अगर ये ना गिवन होता तो फिर हम इम्पैक्ट वाली एंट्री नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। 1 सितंबर को ये गलती हमसे सरजद हुई कि एक एसेट को गलती से हमने परचेजेस बना दिया, ठीक है। तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने गलती हुई, तो इंटू 4/12 कर दें। 16 रुपये का डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट आ गया। 16 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। डन जी। गायब हो गया। चलें नेक्स्ट। अगली एडजस्टमेंट ने शायद आपको परेशान किया हो। एडजस्टमेंट नंबर 2 जी। पॉइंट 1 में कोई मसला है तो पूछ लें। ये पॉइंट 1 आपके सामने है, सबसे आसान। तो बेटा सवाल के अंदर ना आसान और मुश्किल दोनों तरह के नंबर होते हैं। आसान नंबर आपसे बचने ना पाए, मुश्किल में भी हाथ पाँव मारेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। चल, फर्नीचर कॉस्टिंग 1200। फर्नीचर की कॉस्ट है 1200। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 670 ऑन 31 दिसंबर 17। उसकी 31 दिसंबर 17 में बुक वैल्यू है 670। हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन 1 नवंबर 17। अगली बात तो रॉन्ग है ना, पहले ओरिजिनल एंट्री डिस्पोजल है। डिस्पोजल है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होगी, कैश डेबिट होगा, और फर्नीचर का नाम लिख दें, एसेट का नाम लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। अब फर्नीचर 1200 से क्रेडिट होना है, ये भी गिवन है, और कह रहे हैं सेल द प्रोसीड्स ऑफ 700। आगे क्या है वो बाद में देखते हैं। द प्रोसीड्स ऑफ 700, तो कैश भी 700 गिवन है। अब देखो ना, अगर एंट्री पूरी नहीं भी होती तो ये फिगर्स तो हमारे पास आ गई। अब मसला है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालने का जो तरीका हमारे पास था, कदीम तरीका, उसमें हम ये करते थे कि हमें सवाल के अंदर कॉस्ट गिवन है, और हाइलाइटर बहुत गुस्से में लग रहा है जी, हमें एसिड की कॉस्ट गिवन है, और आगे कह रहा है SE डेप्रीशिएट्स फर्नीचर एट 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कदीम तरीका ये था कि 1200 स्ट्रेट लाइन ना, 1200 की कॉस्ट पे 10% रेट लगाएं, और डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, यानी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हम निकाला करते थे डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर मसला क्या था, डेट ऑफ परचेज मिसिंग थी, ठीक है। डेट ऑफ परचेज वाज मिसिंग, ठीक है। इसलिए हम 1200 पे 10% तो लगा सकते थे, लेकिन कितने अरसे से ये एसेट हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है ये हमें पता नहीं लग रहा था। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालने का एक और तरीका भी था, और वो तरीका होता था हम क्या करें, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल।
डेट ऑफ सेल की जो बुक वैल्यू है अगर उसको कॉस्ट में से माइनस कर दें तो डेट ऑफ सेल तक की अक्यूमुलेटेड डिप्रेशिएशन आ सकती है। यानी कि अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालना चाह रहे हो एज ऑन यकम नवंबर 17, इसी दिन बिका है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, जो कि होगी एज ऑन 31 दिसंबर, एज ऑन यकम नवंबर 17। ऐसे ही है। तो अगर आप यकम नवंबर 17 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दें तो आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी यकम नवंबर 17 की। सॉरी कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉस्ट भी गिवन है और हमारे पास बुक वैल्यू भी है, लेकिन मसला ये है कि ये बुक वैल्यू गिवन है 500 कितनी 70 की 670 है। अच्छा, 670 की 31 दिसंबर 2017 को हमें चाहिए ये बुक वैल्यू यकम नवंबर 17 पर। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रेशिएशन चाहिए डेट ऑफ सेल की। डेट ऑफ सेल ये यकम नवंबर 17 यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। यकम नवंबर 17 की बुक वैल्यू हो तो हम उसको कॉस्ट में से माइनस करें तो यकम नवंबर 17 की अक्यूमुलेटेड डेप्रेशिएशन आ जाएगी। यही हमें चाहिए। अगर हम 1200 में से इस 670 को माइनस करेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रेशिएशन आएगी 31 दिसंबर 17 तक की, जबकि 31 दिसंबर 17 तक तो हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है। अब कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आसान तरीन तरीका क्या है, 1200 का 10% 120, ये पूरे साल की डेप्रेशिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में। अगर 120 पूरे साल की है तो फिर एक महीने की 10, 2 महीने की 20 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस दिन की बुक वैल्यू से 2 महीने वापस आना चाहूँ तो मुझे 2 महीने की डेप्रीसिएशन इसमें वापस ऐड करनी पड़ेगी। बोलो, यानी अगर मैं यूं कहूँ कि ये 1200 इंटू 10% पूरे साल की डेप्रीसिएशन है ना, इंटू 2/12 कितना बनता है 20। ये 20 अगर मैं इस 670 में ऐड कर दूं प्लस 20 कर दूं तो ये 690 बन जाएगा। बोलो, ये 690 यकम नवंबर 17 की बुक वैल्यू है। देखो ना, बुक वैल्यू से डेप्रीसिएशन ही तो माइनस होती है ना। अगर ये यहाँ पे 690 है तो इसमें से 10 और 10 माइनस करें तो 670 ही आएगा ना, लेकिन 670 को माइनस नहीं कर सकता था 1200 में से, ठीक है। तो 690 पर कैसे पहुंचे, ये देखें। अक्यूमुलेटेड डेप्रेशिएशन चाहिए थी मुझे, कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने कहा जी बुक वैल्यू जो है ना वो हम निकालेंगे कैसे, हम 670 में ऐड बैक करेंगे, 670 में ऐड बैक करेंगे 1200 इंटू 10% इंटू 2/12। ऊपर डायरेक्ट भी जैसे किया था वहीं से यूज़ कर लें, तब भी कोई नहीं, मैंने ज़रा कैलकुलेशन करके भी दिखा दी, ठीक है। 2/12 जी, तो 670 जमा ये सारा काम करेंगे, ये इसका आंसर 20 आता है, ऊपर मैंने दिखाया भी था ये 20, ठीक है। तो ये 20 जब 670 में ऐड होगा तो बुक वैल्यू 2 महीने पीछे आ जाएगी, 690 पे आ जाएगी, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रेशिएशन कितनी बन जाएगी 510, ठीक है। ये 510 है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन यकम नवंबर 17, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो यकम नवंबर 17 पे 500, तो जिसने 510 नहीं लिखा होगा उसने 530 लिख दिया होगा, तो कोई बात नहीं, एक नंबर कट जाएगा, बाकी सब तो नंबर हैं ही। तो कोई ऐसी बात से परेशान ना होकर, बस करते रहना है आपने सवाल को, रुकना कहीं भी नहीं है जी। 510 रुकेंगे नहीं तो इंशाल्लाह सीए में भी नहीं रुकेंगे, चलते जाएंगे। 510 इसको वर्किंग वन कह लें। अब गेन है लॉस है, गेन आ गया, मुबारक हो जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 10 रुपये, ये जी हमारी ओरिजिनल एंट्री थी। कोई मसला है ओरिजिनल एंट्री में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने गलती क्या फरमाई है।
द प्रोसीड्स ऑफ 700 वर क्रेडिटेड टू सेल्स। क्या एंट्री कर गए जी? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट कर गए सेल प्रोसीड्स की अमाउंट से 700 से। अब एक्यूमुलेटेड ऑप्शन डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें 510 से। फिर कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होना था, नहीं हुआ। अच्छा वैसे आपको वैसे मैं तो एक लाइन छोड़ दिया करता हूँ दरमियान में ही, पता नज़र आ रहा होता है कि एक चीज़ डेबिट भी होनी है, लेकिन आपको जैसे सिखाया चलो मैं वैसे ही कर देता हूँ। ऊपर आप एक लाइन टॉप पर छोड़ दिया करें, ठीक है, ताकि कोई बाद में डेबिट आ जाए तो उसको काबू कर सके। तो अक्यूमुलेशन कितने से? 510 से जी। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 10 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें 10 से क्रेडिट, ठीक है। फिर 1200 रुपये से फर्नीचर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें 1200 से। सेल गलत क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर लें, तो सेल्स डेबिट हो गई 700 से। अब चूंकि फिक्स्ड एसेट की गलती जब आती है तो साथ डेप्रिसिएशन को भी लाती है, तो 1200 से फिक्स्ड एसेट, 1200 से एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया भाई, तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। डेप्शन कम करने की एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, वही 20 होना है, वही 20 गलत हुआ है, तो 1200 इंटू 10% इंटू डेट ऑफ एरर। देखो 1 नवंबर को ये गलती हुई हमसे, तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर 2 महीने, तो वही 2 महीने की डेप्रिसिएशन जो 20 रुपये ज़्यादा चार्ज हो गई, वो लेते चले गए ना एंड तक जी, 20 और, ठीक है जी। ये तो मसला है ना, आप कितना स्लो देखो चल रहा है काम, कुछ भी नहीं किया आज, कुछ भी नहीं कर सके आज। शुक्र किया करो, वैसे जो कर लें शुक्र से अल्लाह नेमत बढ़ाते हैं। मैं भी कितना ना शुक्र हुआ हूँ, अल्लाह शुक्र है जो किया तेरी तौफीक से किया। चलो जी, बदल दिया मैंने अपना बयानिया, गलत बयानिया बता रहा, गलती पे रुजू कर लेना चाहिए, इससे इज़्ज़त नहीं कम होती। क्या ख्याल है? नाशुक्री नहीं ना करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। शुक्र है अल्लाह तेरे ही तौफीक से इतना कुछ किया। अब इंशाल्लाह कल ढेर सारा काम है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे अल्लाह पाक नेमत को बढ़ाएंगे और हम बहुत सारा काम कर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ऑन 1 अप्रैल 17, अब देखना ट्यूसडे को इंशाल्लाह। ओहो सवाल पे सवाल हैं। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 17 SE rented out its premises at an annual rental of 900। तो इसकी प्रेमिसेस हैं जो इसने किराए पर दी हैं, मतलब रेंटल इनकम आनी है। पेबल इन एडवांस, ये 900 का 900 इन्होंने एडवांस में ले लिया, ठीक है। आगे गलती है उसको बाद में देखते हैं। मैं आपको आज एंट्री करना सिखाता हूँ, यूरा वाले सवाल में सिखा देता। यूरा वाले सवाल में हमने क्या किया था, हमने तो इस तरह सीखा हुआ है ना आज तक, पहले ये भी देख लेते हैं कि रेंटल इनकम का अकाउंट बनाएंगे, ये वैसे ही पुरानी रिवीजन है, ठीक है। फिर कैश इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आना है, क्रेडिट साइड पे, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो कैश कितना है 900। फिर सारे का सारा इनकम में नहीं डाल सकते, हमें कुछ कैरी डाउन लायबिलिटी बनानी पड़ेगी कि ये 900 तो पूरे साल का है, लेकिन 1 अप्रैल को ये साल शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 17 तक 9 महीने तो इनकम में जा सकता है, बाकी 3 महीने क्लोजिंग डेट पर एडवांस में लायबिलिटी है, लायबिलिटी एडवांस इनकम, तो इंटू 3 कितना बना 225। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेंटल इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी गई, कितना 675। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेंटल इनकम कितनी जी 675, और करंट लायबिलिटीज में एडवांस रेंट कितना, एडवांस रेंट इन एडवांस 225। ये पुरानी बात है जो हमने की, लेकिन यही काम अब जर्नल एंट्री में डायरेक्ट कैसे किया करेंगे, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री हम करते हैं, ये जो हम क्लोजिंग लिखते हैं ना, ये क्लोजिंग, ये क्या एंट्री है पता, ये तो बताया था, ये क्या एंट्री है,
ये क्या एंट्री हो रही है? रेंटल इनकम का अकाउंट, ये मैंने बताई थी एंट्री। रेंटल इनकम का अकाउंट डेबिट किया 225 से हमने, और एडवांस रेंट नाम की एक लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट हो गई। ऐसे ही है। ये मैंने कहा था क्लोजिंग एंट्री ऐसे, ये असल में एंट्री हो रही होती है। प्री पेमेंट की एंट्री, एक्रूवल की एंट्री ऐसे से बताई थी आपको। लेकिन ये सारी बात को छोड़ो, इसको नोट मत करो बेटा, इसको नोट मत करो। अभी मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि हम जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे। बहुत सिंपल काम है, ये तो बहुत मुश्किल तरीके से सीखा हुआ, सब सीखते तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट 3 में वो कहता है 900 रुपये का रेंट साल का एडवांस में लिया है। 1 अप्रैल को ये साल शुरू हो रहा है, तो 31 दिसंबर तक 9 महीने इनकम में जाएंगे, बाकी 3 महीने एडवांस में। अब ये जर्नल एंट्री मैंने कंबाइन करके करनी है दोनों चीज़ों की। एक है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, दूसरा है कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। ऐसे ही है ना? लेकिन इसको इकट्ठा करते हैं तो हम कहेंगे कैश कितना रिसीव हुआ? 900। 900 इसमें से रेंटल इनकम में कितना डालोगे? 900 जी 12 महीनों का है, इसमें से 9 महीने इनकम में डाल दो, और एडवांस रेंट नाम की लायबिलिटी बैलेंसिंग निकाल लो, आपकी मर्जी है। 900 बटा 12 इंटू 3 कर लो, आपकी मर्जी है। ये 225, ये ओरिजिनल एंट्री है जी, समझ आई? ये डायरेक्ट मैंने क्या किया है, ओरिजिनल एंट्री परफॉर्म कर दी। कैश कितना रिसीव हुआ है? 9 लाख। 9 महीने इसमें से इनकम बन सकते हैं, इनकम बना दी प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी 3 महीने एडवांस। ये देखो, ये एंट्री जब करोगे तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ऐसी नजर आएगी। वो देखो, इनकम 675 और एडवांस रेंट 225, ठीक है। अच्छा, ये तो होना चाहिए था, लेकिन मोहतरम मुकर्रम भाई साहब ने क्या कर दिया? द रेंट रिसीव वॉज क्रेडिट टू इनकम। यानी वही जो हम ट्रायल से उठाते थे पे फिगर और खुद एंट्री करते थे, उसने वही काम किया हुआ है। उसने पेमेंट सारे का सारा उसने कहाँ फेंक दिया? यानी उसने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 900 से। अब वही एंट्री होने लगी है जो हम क्लोजिंग लिखते थे ना, दरअसल वो रेक्टिफाइंग एंट्री करते थे हम। देखना अभी 900 से कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। रेंटल इनकम 675 से क्रेडिट होना था, 900 से क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो सही करने के लिए रेंटल इनकम को डेबिट कर दो। कितने से? अब इन दोनों का फर्क है ना, 675 और 900 का, ये कितना बनता है? 225 से रेंटल इनकम को डेबिट कर दो। और इधर देखो जी, एडवांस रेंट क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें एडवांस रेंट क्रेडिट 225। अब देखो ये वही एंट्री है, रेंटल इनकम डेबिट एडवांस रेंट क्रेडिट, रेंटल इनकम डेबिट एडवांस रेंट क्रेडिट, वही काम ही किया हमने, ठीक है। तो ये इस तरह से डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे। तो ये एंट्री नोट कर लें, इसको नोट करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, ये तो हम पहले से सीखे हुए, ठीक है। वैसे यूरा वाले सवाल में मैंने करवा दिया होता, बस रेंज में नहीं आया उस वक्त। मौका आता जाएगा, बताते जाएंगे ना, जैसे जो भी चीज़ आती जाएगी वो सीखनी है। यही तो करेक्शन के अंदर मसला है, वरना तो मैंने क्या कहा, 13, 14, 15, 16, 17, ये 5 सवाल करने को, एक आधा शायद और कर लें, 5 से 6 सवाल करने। तो हर रोज़ आप 2 सवाल भी करें तो ये तो 3 दिन में हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्यों 8-10 दिन लग जाते हैं? क्योंकि अब जो भी आएगी उसको आप देखें। बैड डॉक्टर हमने सिर्फ सवाल में एडजस्टमेंट देखनी थी, लेकिन वो कल का दिन भी लग गया, आज का दिन भी लग रहा है उसको। फिर आज इन्वेंट्रीज़ को छेड़ देना है थोड़ा सा, मतलब सवाल में कहना है कि यार देखो ऐसे ऐसे करके आ जाना। अब जब आप परसों आओगे तो फिर आपको इन्वेंट्रीज़ भी जो है वो रिवाइज़ करवाना शुरू करना है। ऐसे ही टाइम ज़्यादा लग रहा होता है और कुछ नहीं, ठीक है। एडजस्टमेंट 3 तक कोई मसला है तो पूछ लें जी। 1, 2 और 3 हो गई है, कोई मसला है तो पूछें। ये 3 एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। देखो सवाल ही पूरा नहीं हो रहा, क्या करूं मैं अब, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, शुक्र है तूने ये कहा। अब ट्यूसडे को इंशाल्लाह सदका कर देते हैं तुम्हें। अच्छा जी,
पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं जी। अच्छी एडजस्टमेंट है। जीटा वाले सवाल के अंदर पूरा डाटा गिवन था, इसमें कोई डाटा गिवन नहीं है। जीटा वाले सवाल के अंदर एडजस्टमेंट 1 जो थी उसमें उसने बताया था क्लोजिंग डेटर जितने हैं, क्लोजिंग प्रोविजन इतनी है। तो जो गलतियां थी उनको सही करने के लिए हमने क्या सकते थे, अनएडजस्टेड डेटर जैसे अनएडजस्टेड फिक्स एसेट थे, गलती सही कर लें, प्रोविजन अनएडजस्टेड कह के दोबारा कैलकुलेट कर लें और आसानी से वो काम हो जाता था। यहाँ पे तो बैलेंसेज ही गिवन नहीं थे। कोई बात नहीं, हम सवाल करना जानते हैं, हम सवाल इंशाल्लाह कर लेंगे। चेक करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड a balance of 180 which is irrecoverable but has not been written off। होना चाहिए था डेटर वो बैड डेट, अच्छा बैड डेट वो भाई किधर गया वो जिसको एंट्री समझ नहीं आ रही थी। हाँ देखो इकट्ठी एंट्री करनी है, वो बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट फिर प्रोविजन डेबिट बैड डेट क्रेडिट। तो मैंने कहा था बैड डेट को उड़ा दो बीच में से, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने क्या सीखी हुई है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। अच्छा वो प्रोविजन के हाँ प्रोविजन के लेजर में जब डेबिट साइड पे एक्चुअल बैड डेट को लिखते हैं ना, तो ये एस्टीमेट और एक्चुअल का कंपैरिजन भी हो जाता है सामने, इस तरह से अच्छा समझ भी आ रहा होता था। ठीक है ना। खैर एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। ठीक है, कितने से, ये होना चाहिए था और वो कह रहा है बट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ, लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर कर ले भाई, क्या मसला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और डेटर्स राइट ऑफ कर दिया हमने इनको। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। अब देखो ना, अब डेटर का टॉपिक ना पढ़ा हो तो ये एडजस्टमेंट, खैर जिन्होंने इंटर में पढ़ा हुआ है वो तो फिर भी कर लें, लेकिन मैं तो ये अज्यूम करके आपको पढ़ाऊंगा ना कि जी आप पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर सब बच्चे अब एक फुटिंग पे हैं, इक्वल फुटिंग पे हैं, सबको अब प्रोविजन का पता है, सब उस एडजस्टमेंट को कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ है, फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल्स रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स वॉज क्रेडिट टू ट्रेड। पहली बात, रिटर्न ऑफ, रिकवरी हुई है रिटर्न ऑफ से, रिकवरी हुई है बंद हो गया हुआ है ये, रिकवरी हुई है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ से, तो इसकी एंट्री बनती है कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। तो कैश डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम ऐसे लिख दूं, अदर इनकम में ये क्रेडिट होना था, कितने से, 96 से। लेकिन वो कह रहा है वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, गलती से वही जिसका डर था वो कर गया, कैश डेबिट डेटर्स को क्रेडिट कर गया। अब डेटर तो डबल क्रेडिट हो गए ना, रिटर्न ऑफ वालों में से ये रिकवरी हुई थी। अब सही करना है तो क्या करोगे, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें अदर इनकम में। और डेटर गलत क्रेडिट हुआ है, इसको सही करने के लिए डेबिट कर दें 96। अब यहां तक को मसला नहीं, आप एक एंड इधर से पकड़ रहे हैं, दूसरा एंड इधर से पकड़ रहे हैं ना, ऐसे ना करें। दोनों एंट्रीज हैं, इनको कंबाइन करके एक एंट्री बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक मसला है, लेकिन उस मसले को समझने से पहले जरा इधर देखो। डेटर 7,000 है, प्रोविजन का रेट कितना है, 10%, तो कितनी प्रोविजन आई, 700। अच्छा, अब ये तो हमने कर रखा था, ये सब कुछ हमने कर रखा था कि हमारी कुछ गलतियां पकड़ी गई। जब उन गलतियों को सही किया तो मिसाल के तौर पे, और भाई साहब आखिर वाले भाई साहब, मिसाल के तौर पे
हमने गलती सही की और उस गलती के सही होने का असर ये पड़ा कि हमारे डेटर 7,000 से बढ़ के 8,000 हो गए। गलती सही हुई, उसका असर ये पड़ा कि डेटर्स 1,000 से बढ़ गए। अब अगर डेटर 7,000 से बढ़ के 8,000 हो गए हैं तो प्रोविजन भी फिर 700 से बढ़ के 800 होगी कि नहीं होगी? यानी अगर डेटर 1,000 से बढ़े हैं तो 1,000 का 10% यानी प्रोविजन का रेट लगाएं तो 100 रुपया प्रोविजन बढ़ गई। ये असर पड़ेगा। यानी अगर मेरे डेटर्स गलती की वजह से कम हो गए थे, मतलब मैंने करेक्शन की, रेक्टिफिकेशन की और उस वजह से डेटर्स बढ़ गए, तो जितना डेटर्स बढ़े उसकी परसेंटेज लगा के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही है। चलो अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे मेरी गलती जब रेक्टिफाई हुई तो उसमें मेरे डेटर 7,000 से कम होके 6500 हो गए। 500 से डेटर्स कम हो गए तो प्रोविजन भी सिर्फ 650 पे आ जाएगी, यानी प्रोविजन भी 50 से कम। यानी 500 से डेटर्स कम हुए तो 500 का 10% प्रोविजन भी, क्योंकि डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पे रेट लग के प्रोविजन निकलती है। अगर करेक्शन में डेटर्स बढ़ जाएं तो प्रोविजन भी बढ़ेगी, डेटर्स कम हो तो। और जैसे फिक्स एसेट में सिखाया था, फिक्स एसेट अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है और अगर कम होते हैं तो डेप्रिसिएशन कम। ऐसे ही ये डेटर्स हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। अगर करेक्शन में रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स बढ़ जाएं तो प्रोविजन भी बढ़ जाएगी और अगर डेटर्स कम हो जाएं तो प्रोविजन भी कम हो जाएगी। जी बेटा, जी बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो करेक्शन भी करनी है उससे डेटर्स पे जो असर पड़ना है वो डेटर, देखो ना, अब रिटर्न ऑफ नहीं थे, रिटर्न ऑफ कर दिए तो डेटर्स कम हो गए ना, कम होकर 65, तो मैंने कहा 500 राइट ऑफ कर दो। अब ये अनएडजस्टेड हो गए, इनमें से 500 कम करो 6500 हो गए। अब 6500 पे रेट लगेगा तो 650 आएगा, तो अल्टीमेटली तो वही 50 रुपये कम होने हैं ना। ठीक है। अब मसला ये था हमारे सवाल में कि ना तो डेटर्स का क्लोजिंग गिवन था ना प्रोविजन का क्लोजिंग गिवन था कि मैंने अनएडजस्टेड कह के तो फर्क निकालता। हमें तो सिर्फ यही एडजस्टमेंट गिवन थी जो खत्म हो गई। और खतरनाक बात क्या है, एज पर एसईज पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑफ ईयर एंड बैलेंस। यानी उन्होंने पॉलिसी बना रखी है तो उन्होंने 5% क्लोजिंग डेटर्स का प्रोविजन भी बना ली हुई है। अब मसला यह है कि हमने जब रेक्टिफिकेशन की तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डेटर्स हिट हुए। ये हिट इधर नहीं इधर हुई, क्योंकि डेटर्स हिट हुए तो प्रोविजन ने भी हिट हो जाना है। ठीक है, तो ये कोई आम हिट नहीं है, ये जो डेटर कम या ज्यादा हुए हैं इसका असर प्रोविजन पे भी पड़ना है। ठीक है। अब ये दोनों को अलग अलग लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन मैं कंबाइन करूंगा। जैसे मैं कहता हूं जी डेटर 180 से कम हुआ तो प्रोविजन भी कम करोगे, लेकिन 180 का 5% कितना बनता है बताओ? 45 वाले ने तो कमाल कर दिया जी। अच्छा इधर देखो, और इधर 96 से डेटर्स बढ़ गए तो प्रोविजन भी बढ़ेगी, लेकिन 96 का 5% कितना? 4.8। अब नेट में 9 से कम हो रही है प्रोविजन और 4.8 से बढ़ रही है, तो प्रोविजन नेट में बढ़ेगी कितने से? कम होगी कितने से? 4.2 से। ठीक है ना। लेकिन ये काम इतना लेंथी वाला काम थोड़े ही हम करेंगे, इतने हम टाइम थोड़े होते, पागल थोड़े ही हम। ठीक है, हम तो यहां पे आकर यूं लिखेंगे। इधर देखो, ये कोई पांव हिला रहा है 180 से और लगता है कुछ जिंगर है। अच्छा 180 से डेटर कम हुए, इधर देखो बच्चों 180 से डेटर कम हुए और अगली एडजस्टमेंट में 96 से एसेट बढ़ गए, तो नेट में डेटर्स कितने से? 84 से डेटर्स नेट में कम हुए। अगर डेटर्स कम हुए हैं तो प्रोविजन को भी कम करना है,
प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री मुझे आती है बैडेड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, बैडेड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री मुझे आती है, कम करने की एंट्री नहीं आती मुझे। मैं इसके उलट करूंगा तो उलट क्या बनेगी, प्रोविजन डेबिट। तो पहले तो ये लिख लेते हैं जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाता है वो क्रेडिट। अब ये फिगर बस निकाल ली। तो 84 से डेटर कम हुए, इसके ऊपर लगाओ 5% और ये 4.2 से प्रोविजन भी क्या हो गई, कम हो गई, -4.2। ठीक है, अब ये वही वाला काम है, प्रोविजन 4.2 से कम की, लेकिन यहां पे हमने शॉर्टकट, ठीक है, 4.2 और 4.2। बुक में सोल्यूशन पिछली क्लास बच्चों ने बताया था, कुछ गड़बड़ है, सही कर लें जी उसको। ठीक है, मैंने भी इसको पेज नंबर कौन सा था जी, मिल ही जाना, यहाँ करेक्शन कराई थी बच्चों। बहरहाल हमने सोल्यूशन तो नोट कर लिया ना, हमारा तो वही सोल्यूशन है बस। ये करेक्शन नीडेड, इसको 4.2 कर लें फिगर को, ठीक है, और अगली एंट्री मैंने करवानी है वो बाद में देख चलें, एक ही बार आते हैं वापस। ठीक है जी, ये समझ आ गया। एडजस्टमेंट 4 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लियर है सबको? अच्छा, अब जीटा वाला सवाल डिफरेंट था, उसमें क्लोजिंग्स गिवन थे, तो उनको अनएडजस्टेड कह के एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड बैलेंसेस निकाल के प्रोविजन एडजस्टेड निकाल के हम निकाल सकते थे वहां, तो और आसान है, लेकिन वो सवाल अब जाहिर है परसों होगा, आज हो नहीं सका। मेरा दिल तो था कि उसकी कम से कम एडजस्टमेंट 1 तो हो ही जाती। खैर आगे बढ़ते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट है नंबर 5। अ चेक ऑफ 192 वॉज रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 4% फ्रॉम आ कस्टमर। अच्छा बच्चों, जब भी कभी डिस्काउंट, वैसे आपने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने भी पढ़ाना है, पर अब वो जाहिर है आज का दिन नहीं, अब आज डेटर कंक्लूड हो गए ना, तो कल डिस्काउंट्स और इन्वेंट्रीज इनकी तरफ चलेंगे हम, ठीक है ना, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वहां पर भी एक एग्जाम्पल ही करानी है, समझो ये भी एक एग्जाम्पल ही है, तो 2 हो जाएंगी, यहां पर भी करते हैं। A check of 192 was received after a discount of 4%। जब भी कभी इस तरह से डिस्काउंट वाली बात आ जाए तो आपने 3 फिगर्स लाजमी निकाला करनी, उसके अलावा एडजस्टमेंट नहीं करनी, चाहे जितनी आसान भी हो। मेरी तरफ से मत है, आपको नसीहत है, ठीक है जी। हम अगर उससे 4% डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर ग्रॉस रिसीवेबल 100 होगा, परसेंटेज में बात करें तो, ठीक है, ग्रॉस रिसीवेबल 100%, और डिस्काउंट हमने कितना दिया है उसको, 4%, तो इसका मतलब नेट में रिसीव कितना होगा, 96%। ठीक है, तो ये तो हमने परसेंटेज लगा ली, सवाल में जो डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन होगी बस वो लिख लिया करेंगे। ठीक है, अब सवाल में सबसे अहम चीज ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो फिगर हमें सवाल में दी गई है वो ग्रॉस है, वो नेट है, या वो डिस्काउंट है। इन तीनों में से कोई एक फिगर अगर हमें दे दे तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। लेकिन बड़े ध्यान से देखना है कि सवाल में दी हुई फिगर क्या है। ठीक है, अब अगर आपने सुनो मुझे पता है आपको सब इंट्रो पढ़ के आए, पता है मुझे, ठीक है, जो नहीं पढ़ के उनको भी सुनने दिया करो। अगर आपने किसी को 4% डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो घर से 96 ही लेकर आएगा। ये नहीं कि 100 ला के कहेगा पहले ये 100 तुम जेब में डालो, अब दूसरी जेब से 4 रुपए निकाल के मुझे वापस करो, ऐसा नहीं है। हमने एक बंदे को उधार पे चीजें बेची थी, ठीक है, उसको कहा था जल्दी पैसे ले आए तो 4% और छोड़ देंगे, वो ले आया। हमने कहा था हमने तो मजाक ही किया था, तुम तो सीरियस हो गए। खैर वो ले आया तो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब वो घर से लेकर ही कितने निकलेगा, 96। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 192 वाज रिसीव्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, इसका मतलब ये 192 जो है ये नेट फिगर है। अब इस नेट से मैं ग्रॉस भी निकाल सकता हूं, डिस्काउंट भी निकाल सकता हूं, कोई चीज निकाल लें। तो मैंने कहा जी 192 गिवन अमाउंट, इसकी परसेंटेज है 96 और रिक्वायर्ड है 100, ठीक है, तो ये 200 आ गया। तो कोई एक चीज निकाल लें, दूसरी बैलेंसिंग आ जाती है।
8 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, सही है। अब असल में कहानी यह है जो आपके सामने नहीं थी, हमने चीज बेची होगी उधार पे 200 की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है, फिर हमने उसे कहा था जल्दी आ गए तो 8 रुपए और छोड़ देंगे, वो आ गया, वो आ गया, जवान हो गए। 180 सॉरी 192 लेकर ही घर से कितने आया 192, लेकिन हमारा डेटर अब 200 का गया, बस अब हम इससे और पैसे नहीं ले सकते, कहा जो था उसको। अब 200 जहां से आने थे वहां से 192 आए, तो खुशी की बात या गम? जहां से 200 मिलना था वहां से कम मिले तो गम, एक्सपेंस। इसको कहा करते थे किसी जमाने में अकाउंटेंट्स डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन अब अकाउंटिंग बदल गई और अब इसको सेल्स में ही डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चेंज IFRS 15 ने लाकर बताई। वजह क्या है? वजह यह है बच्चों कि पहले ये होता था कि अकाउंटेंट्स लोग क्या करते थे, 200 की सेल रिकॉर्ड की और नीचे जाकर फिर लेस करके डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 8 का रिकॉर्ड कर लिया। अब नजर पड़ती है पहली बार ही सेल्स के ऊपर यूजर्स की, तो यूजर देखते ही कहेगा वाह 200 की सेल, हालांकि नीचे 8 का एक्सपेंस है। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये फनकारियां मत लगाओ, ये डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड ना करो, बल्कि आप ये 200 की सेल में से ही 8 का डिस्काउंट नेट करो और फेस के ऊपर ही सेल आपकी नजर आनी चाहिए 192 की। असल कहानी ये है जिस वजह से ये चेंज IFRS 15 ने ला कर डाला। मैं जब आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा ना डिस्काउंट की परसों इंशाल्लाह, उसमें फिर परचेज भी होगा। ठीक है ना, सेल्स का तो कहा है ना स्टैंडर्ड ने, IFRS 15 ने, सेल्स हम अकाउंटेंट ने फिर खुद से ही ठीक है कर लिया कि पर सेल का उन्होंने बताया तो परचेज का हमने खुद ही कर लिया। खैर ये एंट्री है। ठीक है, अब सोल्यूशन में जहां जहां भी होंगी वो साथ साथ हम सही करते रहेंगे। ठीक है, सोल्यूशंस को भी। खैर ये कहानी आपके सामने कोई नहीं थी, ये तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ होगा। अब ये हुआ है जो आपके सामने। ठीक है, कि ये ओरिजिनल एंट्री है। ये क्या है? ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मैं अपनी जगह जाकर अब लिखता हूं ओरिजिनल एंट्री। वो यहां से हमेशा जब भी डिस्काउंट आए ये इस तरह से एंट्री सामने रखकर ये वर्किंग सामने रख के हम ओरिजिनल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा जी, नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5 6 तो है ही नहीं भाई जी। ये सामने आपके वर्किंग है, इसको देखते ओरिजिनल एंट्री पास करनी है। ग्रॉस 200 है, वो लाया है 192, तो एंट्री हो गई बैंक डेबिट 192 से, क्रेडिट 200 से, और 8 रुपए का जो नुकसान है वो सेल में ही अब डेबिट कर दो। सेल की नेचर क्रेडिट है, अगर उसको डेबिट करोगे तो मतलब कम हो गया, तो सेल्स डेबिट। ठीक है, डन। अब भाईजान ने क्या किया, उन्होंने तो अखीर ही कर दी। वो कहते हैं जी हाउएवर इन द कैश बुक अमाउंट रिसीव्ड was entered in discount allowed column and amount of discount was entered in bank column। आपने जो BRS का टॉपिक इंट्रो में पढ़ा होता है उसमें आपको पता होता है कि कैश बुक मल्टी कॉलम भी बन सकती है, जिसमें कैश, बैंक और इवन डिस्काउंट का कॉलम भी डाल दिया जाता है। डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड वाला कॉलम होता है, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। चाहे वो आज भी ऐसे ही रखो, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड ऐसे ही रखो, लेकिन जब उनकी एंट्री मेन लेजर्स में करने लगो ना, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की बजाय सेल को हिट कर दो डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की बजाय परचेज को हिट करेंगे हम इंशाल्लाह कल जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। तो ठीक है और सही है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं जी गलती से ना हमने एंट्री तो यही की, लेकिन गलती से 8 रुपए जो सेल में डेबिट करने थे वो बैंक में डेबिट कर दिए, और जो बैंक में 192 डेबिट करने थे वो सेल में, वो डिस्काउंट अलाउड में। ठीक है, सेल डेबिट होने का मतलब यही है। बाकी डेटर के बारे में खामोश है तो वो तो सही है। ठीक है, अब होना था बैंक डेबिट 192 से, हुआ है सिर्फ 8 से, तो मजीद डेबिट कर लो। 192 माइनस 8 कितना मजीद डेबिट करोगे? 184। सेल डेबिट होना चाहिए था 8 से, हो गया 192 से, तो सेल्स को क्रेडिट करो 184। डेटर क्रेडिट होना था 200 से, हो गया कुछ भी ना करो।
ठीक है। अब इसको ना जाके सही कर लो, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट सोल्यूशन के अंदर ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसको भी सेल कर लो, ठीक है। ये दोनों गलतियां सही करनी। पुराना आ गया हुआ है वैसे तो, 4-5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 4-5 अटैम्प्ट सर, लेकिन FAR 1 के अंदर ये FAR 1 से FAR 2 में चला गया पिछली 2 अटैम्प्ट से। उससे पहले FAR 1 में होता था ये IFRS 15, और उसके बाद फिर ICAP ने भी अपने सॉल्यूशंस को चेंज अब कर लिया है, ठीक है। डिस्काउंट आपको भी अब उस्ताद ही पढ़ा कर भेजते हैं। हमें सेल्स देख के कैसे पता चलेगा कि ये डिस्काउंट है? सेल्स देखकर कैसे पता कि ये डिस्काउंट है, मतलब कि ये 8 के साथ सेल में आप डिस्काउंट अलाउड कहोगे? सेल्स 8 लिखा है ना आपने, तो सेल्स को देख के हमें कैसे पता चलेगा ये डिस्काउंट है? ये हमने सारी बात लिखी हुई तो मिल रही थी यहाँ। अ चेक ऑफ 192 वाज रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 4। अगर 192 का डिस्काउंट के बाद चेक आया तो 8 डिस्काउंट की अमाउंट थी। ये बात तो हमें यहाँ से पता लग गई। अब ओरिजिनल एंट्री मैंने इसीलिए परफॉर्म की कि ये होना चाहिए था। 92 का चेक का 192 का चेक का आया है, बातें ना करें बेटा। 8 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया तो बाकी डेटर ख़त्म। ये ओरिजिनल एंट्री नहीं समझ आ रही सर, लेकिन जब हम ये मतलब कि वो जो भी है वो ये शीट देखेंगे, मतलब कि एक कंपनी में ये बनाते हैं ना ये। बेटा, 1 मिनट चुप करेंगे आप? मैंने कहा है छुट्टी हो गई है यार, हद हो गई यार। कंपनी में शीट बनाते हैं, वो जो भी वो शीट देखेंगे तो उनको किस तरह पता चलेगा कि बैंक एक में जो आपने किया है? बेटा, शीट कौन सी देखेंगे? सवाल में उन्होंने देख के आपको बता दिया है भाई। ये सवाल ने देख के उन्होंने गलती आइडेंटिफाई करके आपको बताई है ना कि ये गलती आप उसको सही कर रहे हो। आपको जब चेक 192 का आता है मिसाल के तौर पे, आप ये कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो देख लेना यार। वैसे बाय द वे, आप जब 192 रुपये का चेक रिसीव करते हो, आपके बैंक के कॉलम में नज़र नहीं आता, आप ढूंढते हो तो आपको डिस्काउंट में नज़र आता है, तो पता नहीं लगेगा आपको? आपके पास चेक 192 का रिसीव हुआ है कस्टमर से, वो आपके कॉलम में नजर नहीं आ रहा डेबिट साइड पे, तो क्या वो ढूंढने निकलोगे तो पता लगेगा कि उस बंदे के चेक के अगेंस्ट 8 रुपये लिखे हुए हैं। ओ अच्छा, ये इधर उधर हो गया, तो इस तरह से पता लगेगा। लेकिन आपको उससे क्या, आपको तो बताया हुआ कि ये हो गया। अच्छा जी, चलें जी, ये क्वेश्चन तो हो गया जी। किसकी? सारे सवाल की? अच्छा जी, अब 13वां सवाल है। जो 13वां सवाल है उसकी रिक्वायरमेंट आपने नहीं पढ़नी और कोशिश करना है ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने की। अदपजद्दी ही होंगी मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। 1 मिनट, टाइमथी वाला 14 ये देखें जी, इसमें ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टी इसकी एंट्री, इसकी ना रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो अब जब मैं सवाल कराऊंगा तभी पूरी होगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है ऐसे ही, टाइम थोड़ा सा ज़ाया करना है। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कर 2-4 की हो जाएगी, 5-6 की नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैंने तो सारा सवाल करवाना ही है। आते हैं जीटा की तरफ। जीटा को देखें जी, इधर देखें, रिक्वायरमेंट ए में एडजस्टिंग या करेक्टिंग एंट्रीज कहा गया, रिक्वायरमेंट बी में नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट भी कहा है, लेकिन ये फ़िलहाल आपने अभी नहीं करना, ये मैं आपको खुद कल करवाऊंगा। अच्छा, अब इस सवाल में देखें तो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा फॉर द ईयर 30 जून 19 इज अंडर प्रेपरेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन इन दिस रिस्पेक्ट। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल एज एट 30 जून 19 क्लोजिंग उसने बता दिए। क्लोजिंग डेटर्स हैं 2500, प्रोविजन क्लोजिंग है 400। फिर उसने कहा इट वाज नोटेड। अब ये वैसा सवाल बन गया जैसे हमने फिक्स एसेट वाले सवाल किए थे, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं और गलतियां पकड़ ली। कह रहे हैं एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वाज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट। हमने एक बंदे को कहा गया, बस मर गया, खप गया, पैसे नहीं आते,
राइट ऑफ कर बैठे थे, 250 रुपये राइट ऑफ कर दिए, वो कहीं से नमूदार हो गया। कहने लगा यार देखो शहीद को भी है ना वो कर्ज माफ़ नहीं है, तो मेरे पास पूरा 250 नहीं है, मैं पैसे देना चाहता हूँ, कुछ डिस्काउंट दे दो मुझे। मैं मतलब हम हालांकि कुल वाला पढ़ बैठे थे, लेकिन वो कहीं से आ गया कह रहा है यार 250 देना था मैंने, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इतने हैं नहीं मेरे पास, कुछ रियायत कर दो और पैसे मुझसे दे दो और बाकी मुझे माफ़ कर दो अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। तो आपने उसको 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 250 का 80% कितना बनता है, कितना बनता है? ये आपने रिसीव कर लिया, यही लिखा हुआ है, पढ़ो। एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वॉज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली वॉज सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। तो फिर ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए, कैश डेबिट, बैड डेट, रिकवरी इनकम क्रेडिट 200 से, लेकिन उन्होंने क्या किया, द अमाउंट रिसीव इज क्रेडिट टू, वही, ठीक है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कर दी, सही कर लोगे। नेक्स्ट जी बेटा क्यों, कहाँ शो करेंगे, सवाल कहाँ से है? 250 रुपये हमने पहले सारा एक्सपेंस कर दिया था, उसमें से 200 आ गया, इनकम बना लो, वो तो पूरा 250 भी हम राइट ऑफ कर चुके हैं। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न थी 500 की, मिस्टेकनली डेबिट कर दी ट्रेड रिसीवेबल को। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने 500 से, कहता है जी वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू, ठीक है। अब जो खामोश है वो तो फिर सही है, अब डेटर को क्रेडिटर को डेबिट करना था, नहीं किया, कर लोगे, डेटर गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लोगे, हो जाएगा। राणा साहब एंड बच्चे हैविंग बैलेंस ऑफ 80 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट एंड नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ की एंट्री मैंने आपको सिखा दी है, प्रोविजन फॉर डेटर क्रेडिट, ये एंट्री होनी थी राणा साहब की और ये एंट्री नहीं हुई तो ये कर लोगे। अब अगली बात, ये डेटर्स हिट होंगे, डेटर्स कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट। अब ये डायरेक्ट नहीं करना, इसके अंदर हमें बैलेंस अवेलेबल है, हम कहेंगे ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन है और वो एडजस्टमेंट्स इसमें डालेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब जब एडजस्टेड कैरी डाउन आएगा तो फिर उसके ऊपर दोबारा प्रोविजन खुद क्रिएट करोगे और इस प्रोविजन को भी कह दोगे अनएडजस्टेड कैरी डाउन, ठीक है जी, ओके। अब ये प्रोविजन के अंदर वो कहते हैं मेंटेन कर रहे हैं प्रोविजन 25% करते हैं 6 लाख रुपए के ऊपर, जो पुराने ज्यादा हो गए हैं, इनमें राणा नहीं है, और 5% रिमेनिंग, तो दोबारा से प्रोविजन क्रिएट करोगे, ओपनिंग प्रोविजन, अनएडजस्टेड प्रोविजन क्लोजिंग ही है, दोबारा एडजस्टेड निकालोगे, वहां से जो भी एंट्री आएगी, अगर प्रोविजन के लेजर में डेबिट साइड पे आ गई तो एंट्री करोगे प्रोविजन डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई तो एंट्री करोगे बैड एट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन भी पढ़ा दिया है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट भी ट्राई हो जाएगी, ये एडजस्टमेंट भी इंशाल्लाह हो जाएगी, सस्पेंस का इम्पैक्ट है। गुड्स जब हम रिसीव करते हैं तो वो हमारी परचेज बन जाती है, हमारी परचेज बन जाती है। पीरियोडिक सिस्टम परपेचुअल सिस्टम सिखाना तो है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, परचेज का अकाउंट बनाते हैं। तो जब गुड्स रिसीव हो, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट करना है। अगर आपने गुड्स रिसीव करने पर एंट्री नहीं की तो आपने इस साल में गलत किया, एरर ऑफ ओमिशन कर दिया, तो एंट्री करोगे। ये एंट्री में सवाल कल करवाना है। किसी का स्टॉक आपके पास अमानतन पड़ा है तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना अपने स्टॉक में, गलती से कर गए हो तो उस स्टॉक को अब क्रेडिट करो, स्टॉक एक एसेट होता है। दूसरा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दो। जाहिर है इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन 1-2 एंट्रीज मैंने आपको बता दी, इसको ट्राई करना है। तो 14वां और 16वां ये सवाल आपके हो जाने चाहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो परसों होगी मुलाकात, और कल लाइब्रेरी जो है वो आप लोगों के लिए ऑन कर देंगे, यहाँ पे गेट पे बता देंगे। मेरे ख्याल में इसी फ्लोर के ऊपर एक रूम गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए कर देंगे, कल लाइब्रेरी ऑन कर दी जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो परसों होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।